जिसमें हमारे साथ तमाम प्रदेशों और राजधानियों शहरों से संवाददाता जुड़ते हैं और जानकारी देते हैं कि उनके शहर की क्या कुछ खास खबरें हैं, क्या कुछ खास गतिविधियां हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरें साझा करें और कल जिस तरह से आंधी तूफान कई जिलों में आया है, कई प्रदेशों में आया है, उसके बाद प्रदेश के हालात किस तरह से बने हुए हैं? बिल्कुल मनीषा, अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे जिस तरह से एक अवैध दवा का कारोबार चलता था उस पर लगाम लगाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किया गया है। करोड़ों की दवा दो नंबर की थी जो कहीं ना कहीं से जो लोग अस्वस्थ होते थे उनके स्वास्थ्य को और ख़राब करते थी और कुछ दवाएं एक्सपायरी डेट की थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है मिलावटखोरों पे जिस तरह से कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो दवा का अवैध कारोबार करने वाले लोगों की कमर तोड़ने का काम सरकार द्वारा किया गया और इनकी संपत्ति जब्त करके तमाम लोगों पर FIR दर्ज करके उनके जो भी लाइसेंस थे उनको भी निरस्त किया गया। वहीं बात कर लें जिस तरह से पूरे प्रदेश में नोएडा से लेकर बलिया, गाजीपुर, देवरिया तक जिस तरह से आंधी तूफान, बारिश, ओलावृष्टि की घटनाएं हुई, बिजली गिरने की बातें सामने आई, इसको देखकर तमाम जान माल हाल का जो नुकसान हुआ उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो संज्ञान लिया और जो भी इससे पीड़ित हैं उनको सहायता पहुंचाने की बात, उनके लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थों या अन्य आवश्यकताएं हैं वो मुहैया कराई जाए। साथ ही जहां पे कुछ लोगों के मरने की जो बातें आई हैं, वो जो जान माल का नुकसान है उसके लिए सरकार द्वारा उचित मुआवजा देने की बात की गई है। तमाम सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नर को ये मैसेज हो गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश निर्गत हो गए हैं कि आप किसानों की और अन्य नागरिकों का जो भी नुकसान हुआ है उसको सर्वे करके तुरंत रिपोर्ट सौंपे ताकि सरकार द्वारा भी उचित मुआवजा इन लोगों को दिया जा सके। वहीं लखनऊ की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से अंसल API के भ्रष्टाचार की बातें सामने आई थी तो उसकी मुसीबतें कब होने का नाम नहीं ले रही हैं। अंसल API पे 2 FIR और दर्ज हो गए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि रियल इस्टेट के नाम पे, प्लाट बेचने के नाम पे या फ्लैट बेचने के नाम पे, मकान देने के नाम पे जिस तरह की गड़बड़ियाँ अंसल API में आई थी उस पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। वहीं इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो उन्होंने सुबह अपने विभागीय सूचना विभाग की बैठक ली है। उसके बाद अभी 10:15 बजे वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे जहां पे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पे जो संगोष्ठी आयोजित है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा 11:15 बजे प्रधानमंत्री द्वारा अमृत रेलवे स्टेशन का जो लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, उसमें वर्चुअली जुड़ेंगे 5KD से। इसके अलावा अगर बात कर लें तो 3:15 बजे के आसपास 3:15 बजे पुण्य श्लोका रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा अपने 5KD आवास से। इसके बाद शाम को 6:30 बजे खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक प्रस्तुतिकरण को देखेंगे और बीच का जो समय स्लॉट है वो जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए और अन्य नागरिकों से मिलने के लिए आरक्षित रखा गया है। वहीं नेपाल बॉर्डर की बात कर लें तो नेपाल बॉर्डर पर जिस तरह से अवैध गतिविधियां तोड़ने के काम वहां के समीपवर्ती सीमावर्ती जनपदों में हो रही थी वो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। तमाम अवैध निर्माण, अवैध कंस्ट्रक्शन तोड़े जा रहे हैं। मदरसे, मस्जिदें, शैक्षणिक संस्थान जहां से अवैध गतिविधियां संचालित होने के इनपुट थे उन सबको हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, सील किया जा रहा है। जी मनीषा। ठीक है राघवेंद्र, लौटेंगे आपके पास। ईशा ठाकुर भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। ईशा, प्रदेश की क्या कुछ खास गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्रों पे सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ खास इंतजाम? चंडीगढ़ से क्या कुछ प्रमुख खबर? जी मनीषा, जिस तरीके से जासूसी मामले में अगर खासतौर से हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर धरपकड़ जारी है। सोशल मीडिया हैंडल्स पर लगातार निगरानी सरकार की है, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। ज्योति मल्होत्रा जिसे हिसार से गिरफ्तार किया गया था 15 मई को और आज उसका रिमांड खत्म हो रहा है। दोपहर बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी के साथ इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि जो पुलिस है उनकी रिपोर्ट में फिलहाल क्या कुछ सामने आया है। इसके अगर ज्योति मल्होत्रा की बात करें तो उससे IB ने भी अलग से पूछताछ की है। इसके साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करें उन्होंने और NIA ने अलग से पूछताछ की है और लगातार जो पूछताछ है वो यहाँ पर जारी रही थी कि किस तरीके से जो उसने वीडियोस जो अपलोड अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो करती थी, यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर,
तो उसके बारे में जानकारी ली जा रही है कि जहाँ जहाँ वो गई है क्या वहाँ पर जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं तो उसमें क्या मेल जो है ये खाता है, क्या लिंक इसमें सामने आ रहे हैं और किन आतंकी संगठनों के साथ क्या उसके कोई लिंक है या नहीं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान उच्चायोग में अधिकारी काम करता था दानिश, जिसे जासूसी के आरोप में भारत ने यहाँ से निकाल दिया था, उसके साथ उसके जो बातचीत है वो सामने भी आई है, चैट भी सामने आई है। लेकिन आज दोपहर बाद जब सुनवाई होगी तो ये भी देखना है कि क्या पुलिस की तरफ से रिमांड और मांगी जाती है उसकी या नहीं। अगर रिमांड मांगी जाती है और पुलिस की तरफ से रिपोर्ट क्या दी जाती है और जो तीनों एजेंसियां हैं जिन्होंने जांच की है उनकी रिपोर्ट में क्या आता है और अगर इसमें कोई गंभीर आरोप ज्योति मल्होत्रा पर लगते हैं तो माना जा रहा है कि उस पर UAPA जो धारा है वो भी उस पर लगाई जा सकती है। इन सब के बीच अगर हम बात करें जासूसी को लेकर लगातार धरपकड़ जारी है। सोशल मीडिया हैंडल की अगर बात करें तो उन्हें भी खंगाला जा रहा है। ऐसे सोशल मीडिया हैंडल पर निगरानी की जा रही है जिसमें या तो देश विरोधी बातें की गई हो या भड़काऊ भाषण वाले जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनकी निगरानी की जा रही है। और हरियाणा की खासतौर से बात करें तो यहाँ पर CID को भी कहा गया है कि वो अपने स्तर पर भी जांच करे और ऐसे जो मीडिया हैंडल्स हैं उन्हें तुरंत प्रतिबंध उस पर लगाए। बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की है और उनकी तरफ से प्रदेश की जो गतिविधियां हैं, जो विकास कार्य हैं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भी बातचीत की गई है और जो जासूस पकड़े गए हैं उस पर भी उनकी बातचीत रही है। हालांकि उनकी तरफ से मीडिया में मात्र ये कहा गया कि इस मामले को लेकर गहनता से जांच की जा रही है, पुलिस अपनी जांच में जुटी है। लेकिन अहम सुनवाई दोपहर बाद होगी कोर्ट में हिसार में, जहां पर ये पता चल पाएगा कि पुलिस रिमांड लेती है ज्योति मल्होत्रा की या नहीं और पुलिस की तरफ से कोर्ट में जो रिपोर्ट दी जाएगी उसमें क्या निकल कर सामने आता है। और इसके साथ ही अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें, पानी को लेकर देखिए बहुत ज़्यादा विवाद यहाँ पर चल रहा था, लेकिन बीते कल पंजाब की तरफ से पंजाब ने पानी छोड़ा है हरियाणा की तरफ और BBMP की बैठक में ये फैसला लिया गया था कि हरियाणा को 10,300 क्यूसेक पानी की अब ज़रूरत है। तो हालांकि अभी पंजाब ने वो छोड़ दिया है, लेकिन इसी के साथ अगर भगवंत मान की बात करें, उनका कहना है कि वो मुलाकात नीति आयोग की जो बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 तारीख को दिल्ली में होनी है। मुख्यमंत्री सभी राज्यों के वहाँ पे शामिल होंगे। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि वो जो अपना पक्ष है वो इस नीति आयोग की बैठक में रखेंगे। जो मांग की जा रही है कि पानी पंजाब का पानी हरियाणा को दिया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मांग रखेंगे कि यमुना का पानी सतलुज के जरिए पंजाब को दिया जाए। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि BBMP की अगर बात करें तो इसे पुनः गठित करने की मांग भी सरकार प्रधानमंत्री के समक्ष वो रखेंगे। जो फंड रोके गए हैं पंजाब के उसकी भी वो मांग करेंगे। और इसी मामले में जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने पूर्ण विचार याचिका दायर की है, उसमें आज सुनवाई भी है। कोर्ट में सुनवाई में क्या रहता है, पंजाब ने आज अपना पक्ष पेश करना है, वो देखना होगा। लेकिन पानी को लेकर जो विवाद छिड़ा था वो अब कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी तरफ से बीते कल BBMP की अगर बात करें तो नंगल डैम में जाकर एक विजय रैली भी निकाली गई। उनका कहना था कि 20 दिन हरियाणा को बिल्कुल पानी नहीं दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं पंजाब की जीत है। लेकिन BBMP को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वहाँ पर जिस तरीके से BBMP के अधिकारी चाहते थे कि नंगल डैम से हरियाणा को पानी दिया जाए, लेकिन वहाँ पर पंजाब सरकार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पंजाब ने वहाँ पर पंजाब पुलिस की टुकड़ियाँ लगा दी थी ताकि BBMP के जो अधिकारी हैं वहाँ से पानी हरियाणा को ना छोड़े। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से उस नंगल डैम की पूरी सुरक्षा का जिम्मा CISF को सौंप दिया है। CISF के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर जवान मौजूद रहेंगे और वो नंगल डैम की रखवाली करेंगे। आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई है, वो भी देखना होगा। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, मौसम को लेकर आपसे अपडेट लेंगे आगे भी। और आपके पीछे चल रही हवाओं से ही बयां हो रहा है कि वहां पर मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट हो सकता है। और देखिए जिस तरह से ईशा ने तमाम जानकारियों को साझा किया है कि आज महत्वपूर्ण सुनवाई हो सकती है हाई कोर्ट में। वहीं अगर ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड की बात करें तो देखिए पुलिस के द्वारा उनकी रिमांड भी एक बार फिर से मांगी जा सकती है, क्योंकि पुख्ता सबूत हाथ ना लगने के कारण कहीं ना कहीं पूछताछ में बाधा जरूर आ रही है। और पूछताछ होने के बाद ही निकलकर सामने आएगा कि चीजें किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। लखीमपुर से हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं।
तो आलोक, अभी आपके जिले की प्रमुख खबरें क्या रहने वाली हैं और किस तरह की गतिविधियां होती हुई नजर आ रही हैं लखीमपुर में? मौसम को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ पे मौसम का जो हाल जो है थोड़ा सा गंभीर है। इसी वजह से जो कल जो है एक काफी आंधी और तूफान टाइप से आया था, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी और बहुत से लोग घायल भी हो गए थे। उसके साथ जो है कई रोड पे जो है पेड़ भी काफी उखड़ गए थे। इसकी वजह से मौसम जो है अभी भी अलर्ट जारी है। मौसम का हाल जो है अभी बादल हैं, बादल होने की वजह से आंधी या पानी आने के आसार लग रहे हैं। जी राघवेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए। राघवेंद्र, तो देखिए आलोक श्रीवास्तव को भी आप सुन रहे हैं, जान माल की नुकसान हुआ है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चक्रवाती तूफान ने अचानक से दस्तक दी, उसके बाद से पूरे प्रदेश की तस्वीर ही बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए पेड़ जगह जगह गिरे हुए हैं। ऐसे में आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है कि कितना नुकसान हुआ है, अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। फिलहाल अगर राजधानी लखनऊ की गतिविधियों की बात कर लें तो राजधानी लखनऊ की प्रमुख खबर आज क्या रहने वाली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 9:15 बजे अपने विभागीय बैठक की थी, सूचना विभाग की। इसके बाद 10:15 बजे उनका कार्यक्रम यही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मार्स हॉल में जैव विविधता को लेकर के जो संगोष्ठी कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह है जो 5KD पे आयोजित होगी लगभग 3:15 बजे। इसके अलावा 6:30 बजे खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रस्तुतिकरण समीक्षा बैठक 5KD आवास पे ही होगा। तो मुख्यमंत्री आज शहर से बाहर नहीं है, मुख्यमंत्री आज लखनऊ में 3 कार्यक्रम उनके ये लखनऊ में लगे हुए हैं। इसके अलावा के जो बचे हुए समय हैं वो स्लॉट आरक्षित रखा गया है जनप्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात का, आम नागरिकों से भेंट मुलाकात का। वहीं लखनऊ की बात कर लें तो यहाँ लखनऊ में सबसे चर्चित 2 बातें जो चल रही थी, दवा कारोबारी जो थे, अवैध दवाओं का जो कारोबार करते थे, एक्सपायरी डेट की दवाओं का कारोबार करते थे, उनको ऋण तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किया गया है। जिस तरह से मिलावटखोरों पे उनका आया था फरमान कि जो भी मिलावटखोरी करने वाले हैं उनको ये सजाएं दी जाएंगी, चौराहों पे उनके होर्डिंग पोस्टर लगेंगे, तो ये दवा कारोबारियों पे पहला प्रहार दिखाई दिया है। इसके अलावा अंसल API की बात कर लें तो जिस तरह की खबरें अंसल API के भ्रष्टाचार की आती थीं, ज़मीन बेचने के नाम पे, प्लाट फ्लैट बेचने के नाम पे, तो उस पर 2 FIR और हो गई हैं। तो एक तरह से अंसल API की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं मौसम, लखनऊ के मौसम की बात कर लें तो इस समय भी बूंदाबांदी यहाँ हो रही है और मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 दिन समूचे उत्तर प्रदेश में आंधी, पानी, गरज के साथ बारिश होगी और ख़ास करके जो तराई बेल्ट के 35 जनपद है गोरखपुर परिक्षेत्र के, वहाँ पे ज़्यादा सर्वाधिक जान माल का नुकसान भी हो सकता है। वहीं अगर हम बात कर लें बाराबंकी की तो वहाँ पे आपसी विवाद में 1 लोगों की हत्या हो गई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार अपने कार्य में जुटी हुई है, मिलावटखोरों पे नकेल कसने में लगी हुई है। वहीं जो भी विकास कार्य हैं उसकी समीक्षा बैठकें हो रही हैं, उनका प्रस्तुतिकरण देखा जा रहा है और अगर जन्म शताब्दी समारोह पड़ रहा है तो उसको भी सरकार बखूबी निर्वहन कर रही है। जी मनीषा। ठीक है ईशा, आपके पास आते हुए ईशा, मौसम को लेकर आप अपडेट दे रही थी, उसकी भी बात को पूरा करें और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए कल हरियाणा सरकार का एक महत्वपूर्ण ऐलान सामने आया है। सोशल मीडिया हैंडल को लेकर वो पूरी तरीके से सख्ती बरत रहे हैं और SOP लाने की तैयारी भी चल रही है। इसको लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट साझा करें। जी मनीषा, अगर बात करें 2 दिन पहले ही अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें नायब सिंह सैनी की, उनकी तरफ से बैठक ली गई थी मंगलवार को गृह विभाग के अधिकारियों के साथ और इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी उसमें मौजूद थे। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि सोशल मीडिया हैंडल्स की मॉनिटरिंग की जाएगी और जैसी ही जो भी गतिविधियां पाई जाएगी संदिग्ध तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग इस वक्त लगातार जारी है और CID को भी कहा गया है कि वो भी इस तरीके से मॉनिटरिंग करें। लेकिन इसमें एक जो मंगलवार को बैठक रही है उसमें जो बड़ा फैसला लिया गया था उसमें ये भी लिया गया है कि जो कलाकार हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, उनसे भी मुलाकात की जाएगी, उनसे एक बैठक की जाएगी। लेकिन बैठक में भी ये तय किया जाएगा कि जो गन कल्चर को या फिर ड्रग्स को और नशे को बढ़ावा देने के लिए जो संगीत भी रिलीज़ किए जाते हैं वे उस तरीके के संगीत रिलीज़ ना हो, क्योंकि इससे जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और उसी राह में चलती हुई नज़र आती है।
पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जितने भी जो गाने हैं वो कहीं ना कहीं गन कल्चर पर आधारित हैं और नशे पर आधारित हैं। ऐसे में अगर इन्हें फिल्माया जाएगा, दर्शाया जाएगा गानों के माध्यम से, तो जाहिर तौर पर जो युवा पीढ़ी है वो इस ओर जाएगी। तो ऐसे में बैठक फिलहाल कलाकारों के साथ तो अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही जो कलाकार, अगर हरियाणवी कलाकार की बात करें, जो इस तरीके से गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे या नशे को बढ़ावा देने में उनके जो गाने हैं वो नज़र आ रहे थे, गानों में वो गन कल्चर दिखा रहे थे या फिर ड्रग्स को दिखा रहे थे, उनके यूट्यूब चैनल को फिलहाल हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया है। बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि चाहे ज्योति मल्होत्रा की बात करें, पानीपत से गिरफ्तारी हुई है, कैथल से गिरफ्तारी हुई है, नूंह से गिरफ्तारी हुई है, हरियाणा के इन जगहों से जहां से गिरफ्तारी हुई है, जिन जासूसों की गिरफ्तारी हुई है, ये अभी से देखिए जासूसी नहीं कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसके बाद ये जासूसी कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से ये जासूसी करते हुए नजर आ रहे थे। पानीपत की अगर बात करें, नूंह की, वो 2017 से यहाँ जासूसी करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटेलिजेंस ज़रूर फेल हुआ है, जो ये भनक नहीं लगा सका राज्य का जो इंटेलिजेंस है कि इस तरीके से राज्य के भीतर ही जो स्थानीय लोग हैं वो इस तरीके से जासूसी कर रहे हैं भारत के खिलाफ। लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सतर्कता से काम करती हुई नजर आई, तो अब जो जासूस हैं उनकी धरपकड़ यहाँ पर जारी है और पंजाब में भी इस तरीके से धरपकड़ की जा रही है। खासतौर से सोशल मीडिया हैंडल्स पर यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन सब कुछ टिका है, जो बड़ा नाम उभर कर सामने आया है ज्योति मल्होत्रा का, क्योंकि उसके पाकिस्तानी जो सेना है, जो पुलिस हैं वहाँ पर, उनके साथ भी उसकी जो वीडियोस हैं, फ़ोटो हैं। एक आम देखिए, एक आम लड़की है, हालांकि वो यूट्यूबर ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद उसकी पहुँच यहाँ तक होना कि वो मरियम नवाज जो कि पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री हैं, उनका जैसा कि आपने बताया कि एक इंटेलिजेंस का फेलियर निकलकर सामने आया है पंजाब से। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो देखिए हरियाणा ने अभी से ही सख्ती बरतना स्टार्ट कर दिया है, और जिस तरीके से कल ये भी बात निकलकर सामने आई थी कि ट्रैवलिंग ब्लॉगर्स की परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो किस तरह से निगरानी अभी हरियाणा में हो रही है? मॉनिटरिंग देखिए लगातार की जा रही है मनीषा, और इंटेलिजेंस फेलियर देखिए पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी हुआ है। जो मैं जिक्र कर रही हूँ हरियाणा के पानीपत, नूंह, कैथल का, ये अभी का मामला नहीं है कि वो जासूसी इस साल से कर रहे हों या पहलगाम अटैक से कर रहे हों। वो काफ़ी लंबे समय से जासूसी कर रहे थे और पाकिस्तान भी जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर देखिए हरियाणा में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है। अब केंद्रीय एजेंसियाँ सतर्कता से अपना काम कर रही हैं, लेकिन आज खुलासा भी हो जाएगा कि जो ज्योति मल्होत्रा हैं, क्योंकि आज उसकी रिमांड उसकी देखिए खत्म हो चुकी है 5 दिन की। आज दोपहर बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में क्या पुलिस उससे और रिमांड मांगती है या नहीं, लेकिन अभी तक पुलिस की बात जल्दी से मौसम को लेकर भी अपडेट दें, आपसे मौसम का भी अपडेट जानना चाहा था। जी बिल्कुल, देखिए मनीषा, लगातार यहाँ पर देखिए आंधी चल रही है। विजुअल्स के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि लगातार यहाँ पर जो हवा है वो काफ़ी ही तेज़ गति से चल रही है। अगर हम बात करें मौसम विभाग की, उनकी तरफ से हालांकि आज किसी तरीके का अलर्ट तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन बीते कल जिस तरीके से भटिंडा की बात करें जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। और हरियाणा के सिरसा की बात करें तो वहाँ पर भी 47 डिग्री सेल्सियस तक जो पारा है वो पहुँच गया था। और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 40 डिग्री तक पहुँच गया। लेकिन मौसम में 4:30 बजे के बाद जो एकदम बदलाव देखने को मिला, उसके बाद जो आंधी तूफान है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिला। चाहे हरियाणा की बात करें, ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बिल्कुल आलोक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आलोक, तो देखिए अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो पिता पुत्री समेत देखिए 3 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है कल मची तबाही से, और ऐसे में विद्युत लाइन भी पूरी तरह से प्रभावित है और यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप पड़ी है। फिलहाल ताजा अपडेट आपके पास क्या कुछ? जी बता दें, कल जो बारिश और आंधी आई थी उसकी वजह से जो है काफी जो है पेड़ और ट्रैक पे पेड़ गिर गए थे। काफी मशक्कत के बाद उनको हटाया गया। कम से कम जो है अगर देखा जाए तो हाईवे पे 2 किलोमीटर तक लाइन लग गई थी। तो इसकी वजह से जो है मौसम जो है इस समय काफी गंभीर है। अभी जो है ऐसा लग रहा है कि आंधी या पानी आने की संभावना बनी हुई है, तो जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि जो है कि कहीं ना कहीं जो है आने वाला जो मौसम का जो रुख है वो थोड़ा सा टाइट ही रहेगा। हवा भी तेज चल सकने की संभावना लगती है। जी
ठीक है आलोक, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए एक बार फिर से राघवेंद्र आपके पास आते हुए, राघवेंद्र अगर आपने देखिए अवैध निर्माण का जिक्र किया है तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अवैध निर्माण पर योगी सरकार पूरी तरीके से इस वक्त सख्त नजर आ रही है और जगह जगह निर्माणों को ध्वस्त भी किया जा रहा है, लेकिन इधर एक सवाल ये बनता है कि ये कार्रवाई अब क्यों हो रही है जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल मनीषा, वैसे तो मार्च 2017 में सूबे की कमान संभालने के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार अपराधियों, माफियाओं, भू माफियाओं पे जो भी कार्रवाइयाँ होनी थी उसको शुरू कर दिया था। तमाम ऐसे नूजल की ज़मीनें थीं या सरकारी संपत्ति थी जिनको अपराधियों, माफियाओं ने अपने कब्जे में ले रखा था। कई सफ़ेदपोश नेता भी बन गए थे वो अपराधी माफिया, लेकिन सरकार ने उनसे वापस लिया। गरीबों के लिए वहाँ पे आवास बनाए और आवास दिए भी गए, चाहे वो प्रयागराज की बात कर लें, काशी की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें। लेकिन आपने एक बात सही कहा कि ये जो इस समय कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि 8 साल बीत गए, लेकिन नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जो जनपद हैं, हम पीलीभीत की बात कर लें, श्रावस्ती की बात कर लें, बहराइच की कर लें, बलरामपुर की कर लें, सिद्धार्थनगर की कर लें या महाराजगंज की बात कर लें, ये जो समीपवर्ती जनपद थे, सीमावर्ती जनपद थे नेपाल से, इन पे आखिर अवैध कार्रवाइयों पे क्यों नहीं एक्शन हो पाए। जरूर इसका एक उत्तर जरूर मिलता है कि इसमें कहीं ना कहीं से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ही ये अवैध कंस्ट्रक्शन बने होंगे, नहीं तो इतना बड़ा अवैध कंस्ट्रक्शन हर जिले में तैयार नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जब पहलगाम में, क्षमा चाहेंगे, पहलगाम में जब आतंकवादियों ने हमला किया उसके बाद से जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट मिले, लोकल इंटेलिजेंस इनपुट मिले कि नेपाल सीमावर्ती के ये जो जनपद हैं यहाँ पे जो अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, इन अवैध कब्जेधारियों के द्वारा की जा रही हैं, तो सरकार ने सर्वे कराया और 15 किलोमीटर के दायरे में, नो मेंस लैंड के दायरे में जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन से शैक्षणिक संस्थान के नाम पे, मदरसे के नाम पे या मस्जिद के नाम पे उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको बुलडोजर से तोड़ा गया। शुरुआती दौर में कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन बाद में ये भी नियम बदल दिया गया। अब नोटिस नहीं जारी हुए, या तो सीलबंद कर दिए गए या तो सीधे वो बुलडोजर से गिरा दिए गए। देर आए दुरुस्त आए, 8 साल पहले ये कार्रवाई हो जानी चाहिए, लेकिन इस समय भी हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि अपराधियों, आतंकवादियों के लिए, माफियाओं के लिए एक तरह से कमर तोड़ने का काम इस बुलडोजर के द्वारा किया जा रहा है। इन सीमावर्ती जनपदों में जो भी अवैध निर्माण थे, इनके तोड़े जाने के बाद से तो जो अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी उनमें पूरी तरह लगाम लगाने में सरकार सफल रहेगी। जी मनीषा। ठीक है, दोनों ही सहयोगी बने रहिए आप हमारे साथ, इसको लेकर आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे, पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है एक बार फिर से रिपोर्टर्स लाइव में, जहां पर तमाम शहरों के अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और तमाम गतिविधियों को साझा करते हैं। इसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी और उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से जुड़ चुके हैं। तो राजकुमार, आपके पास आते हुए, राजकुमार, आज पीएम नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा रहने वाला है, उनके दौरे से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करें सबसे पहले। देखिए मनीषा, ये आज का दिन जो है ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि अभी हाल ही में हम ऐसे हालात और परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जारी है और बॉर्डर पे किस तरीके से हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाया ये पूरी दुनिया ने देखा। और इसके बाद जिस तरीके से सेना की हौसला अफजाई की गई है सरकार की तरफ से, उसमें निश्चित तौर पर यह जरूर मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं। और शायद ये जो कार्यक्रम है, राजस्थान का जो इलाका, जो बॉर्डर लगता है, उस इलाके में वो जाएंगे और जाकर वहाँ पर बहुत सारे सेना के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। उसके अलावा तकरीबन 800 करोड़ रुपए की ऐसी परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं का जो है शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और देश को समर्पित करेंगे। लेकिन ये जो दौरा है, इस दौरे को इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए क्योंकि अभी फिलहाल सांसदों के 2 प्रतिनिधिमंडल जो है वो विदेश में हैं और विदेश में कूटनीतिक रणनीति के तहत ये जो सांसदों के प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं, ये ऑपरेशन जो चल रहा है इस समय सिंदूर, इसके अलावा पाकिस्तान ने जिस तरीके से कायराना
हरकत की है उसका तमाम जो रहस्योद्घाटन है, तमाम जो उसके तथ्य हैं, तमाम जो उसके सबूत हैं, उन सबूतों को पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। आज एक बड़ी खबर दिल्ली से ये भी है कि कनिमोझी जो टीएमके की सांसद हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल विदेश जाएगा। ऑलरेडी 2 प्रतिनिधिमंडल विदेश में हैं। तो लगातार जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां चलेंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान का जो इलाका है, जैसलमेर का जो इलाका पड़ता है, जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर जाके निकलेंगे और निकल के बाद सेना के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात करने के अलावा उनकी हौसला अफजाई करते हुए दिखेंगे। ठीक है, उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो उपेंद्र, देखिए, चार धाम यात्रा को लेकर लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि वहां पर वो माहौल अभी देखने को नहीं मिल रहा है, वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है जो पिछले कई सालों में देखने को मिली थी फिलहाल। लेकिन चार धाम यात्रा को लेकर आपके पास ताजा अपडेट क्या है और मौसम कितना ज्यादा प्रभावित करता हुआ चार धाम यात्रा को? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले साल जो यात्रा रही थी, अभी इन 22-23 दिनों में उसमें देखा गया था कि काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो चार धाम के दर्शन जो है वो कर चुके थे। लेकिन इस बार जो है कई सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं। हालांकि व्यवस्थाएं इस बार पूरी तरीके से जो है प्रशासन और सरकार की ओर से दुरुस्त तो की गई है, लेकिन जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी, उसके बाद ये देखा गया कि थोड़ा सा कमी जो है वो देखने को मिली। उसके साथ साथ जिस तरीके से लगातार पहाड़ी राज्यों में, जो पहाड़ी जिले हैं, वहाँ पर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उससे भी थोड़ा सा यात्रा जो है वो प्रभावित होती हुई दिख रही है। और दूसरा, जिस तरीके से ये देखा गया है कि कोई भी जो है जो पड़ाव जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा को लेकर जो बनाए गए हैं, उसमें ये देखा गया है कि पड़ाव पर कोई भी यात्री जो है वो नहीं ठहर रहा है। सीधे जो है डायरेक्ट या तो धामों की ओर जो है वो निकल रहे हैं या वो हेली के जरिए जो है चार धामों के दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो भीड़ जो है अलग अलग पड़ाव पर जो इस तरीके से यात्रा के दौरान जो देखने को मिलती थी, वो भीड़ जो है वो काफी कम होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, जिस तरीके से जो यात्रा में कमी देखने को मिल रही है, ऐसे जो व्यवसाय हैं, चाहे वो होटल व्यवसाय हो या जिस तरीके से जो वाहन व्यवसाय के जो लोग से जुड़े जो लोग हैं, उनका भी यही मानना है कि इस बार जो यात्रा है वो काफी जो है वो कम दिख रही है। श्रद्धालु जो यात्री जो आ रहे हैं वो इस तरीके से बुकिंग जो है वो गाड़ियों की नहीं हो पा रही है जिस तरीके से चारधाम यात्रा में होनी चाहिए थी। इस बार उसमें भी थोड़ा सा कमी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये जरूर है कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। पिछले साल जिस तरीके से जो अव्यवस्थाएं रही थी कि पड़ाव पर जो है वो उनको रोका जा रहा था, बैरिकेडिंग लगाकर जो है कई यात्रियों को जो है रोका गया था, तो पिछले साल हमने ये देखा था कि यात्रियों की ओर से विरोध के सुर जो है वो देखने को मिले। कई जगहों पर नारेबाजी जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो होती हुई दिखाई दी। इस बार जो है बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से खोल दिया गया है कि जो भी यात्री जो आ रहे हैं उनको वो डायरेक्ट जो है चार धामों की ओर जो है वो पहुंचे। दूसरी, जिस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, अभी तक जो है 30 लाख के करीब जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और लगभग 10 लाख के करीब जो है श्रद्धालुओं ने दर्शन जो है वो कर दिए हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि उस तरीके के रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाए हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस बार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उसको भी शुरू कर दिया गया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी श्रद्धालु जो हैं वो जा सकते हैं। पिछले साल ये भी देखा गया था कि कई लोग फर्जी तरीके से जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुए थे ऑनलाइन, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन उनको कहीं पर नहीं मिल पा रहा था, तो इस तरीके की दिक्कतें भी थी। लेकिन इस बार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा कमी जरूर देखने को मिल रही है क्योंकि पहाड़ी राज्यों में बारिश हो रही है लगातार। जिस तरीके से कल भी तेज बारिश हुई, उत्तरकाशी में तेज बारिश देखने को मिली, चमोली में, पौड़ी में जिस तरीके से नदी नाले काफी उफान पर जो है वो देखने को मिले। तो ऐसे में थोड़ा सा जाम की स्थिति जो है वो भी देखने को मिल रही है। अव्यवस्थाएं उससे भी थोड़ा सा जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे जो है यात्रा में कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। दूसरा, अब ये जो जून का जो महीना और जुलाई का जो महीना है, ये 2 महीने काफी पीक जो है वो रहने वाले हैं। इसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो चार धामों के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और अब जिस तरीके से 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट जो है वो खुलेंगे, अभी तक अगर हेमकुंड साहिब की अगर बात की जाए तो लगभग 38 से 39 हजार श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दिए हैं। और कल ऋषिकेश से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ भी जो है वो कर दिया गया है। यानी कि जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वो अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हेमकुंड साहिब के लिए जो है वो कर सकते हैं। उसकी लेकर भी तैयारियां जो है वो कर दी गई है। और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है
उसको लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है वो कर दी है। और जिस तरीके से जो बर्फ हटाने का काम काफी लंबे समय से जिस तरीके से जो चल रहा था उस पर भी काम जो है वो चल रहा है। यानी कि अब जो है हेमकुंड साहिब के जब कपाट खुलेंगे तो ऐसे में हेमकुंड साहिब के लिए भी जत्था जो है वो वहां पर जाने को तैयार रहेगा। ठीक है उपेंद्र, बिल्कुल। लोकेश चौधरी भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। लोकेश, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग कितने बजे तक आज राजस्थान की सरजमी पर उतरेंगे और क्या कुछ उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाले हैं? कितनी बड़ी सौगातें आज मिलने जा रही हैं राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से? जी मनीषा, आज राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत एक बड़ी खुशी की बात है जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजस्थान वो दौरे पर आ रहे हैं और सीमावर्ती जो जिला है बीकानेर, वहां उनका आज दौरा है। बात की जाए प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जिस तरह से सबसे पहले वो नाल जो बीकानेर का एयरपोर्ट है वहां उतरे, वहां उन्हें जो राज्यपाल हैं हरिभाई बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ ही अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं और अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। वहां से वो देशनोक जो करणी माता का मंदिर है, सबसे पहले वहां वो माथा टेकेंगे, वहां आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है बहुत बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है माता का। एक बात किया, उसके बाद उनके कार्यक्रम में वहां वो जो पनाला गांव है पलावा, वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ देशनोक करणी माता जो मंदिर है वहां रेलवे स्टेशन का वो वर्चुअल रेलवे स्टेशन को एक हरी झंडी दिखाएंगे। जिस तरह से जो ट्रेन है बीकानेर से मुंबई चलने वाली जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ जो करनी जो देशनोक में रेलवे स्टेशन है उसका वो लोकार्पण करेंगे। इसके साथ पलाना में होने वाली सभा लगभग 3 घंटे यहाँ नरेंद्र मोदी रुकने वाले हैं। वहां लगभग 26,000 करोड़ की जो सौगातें हैं, परियोजना है, जो रेलवे स्टेशन है, अमृत भारत जो रेलवे स्टेशन तहत जितने भी रेलवे स्टेशन है, साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी परियोजना है लगभग 26,000 करोड़ की वो राजस्थान प्रदेश की सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही बात की जाए, क्योंकि ये बड़ा यहाँ एक बड़ी खुशी की बात है, जिस तरह से राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान में आतंकवाद को नष्ट करने के लिए किया गया था, उसकी सफलता को लेकर आज यहाँ जिस तरह से प्रदेश में जो तैयारियां थी, लगातार 3 दिन 4 दिन से लगातार बीकानेर में जो तैयारियां चल रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी या देश की जो प्रदेश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बीकानेर में पधारे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से राजकुमार आपके पास आते हुए, राजकुमार मौसम को लेकर आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि कल जिस तरह से देखिए आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, ऐसे में अभी ताजा हालात किस तरह से बने हुए हैं? देखिए मनीषा, आज जो है कहीं ना कहीं लोगों को जो है गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल रात को जिस तरीके से भारी तबाही हुई है, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं लोटियन जोन के जिनमें पेड़ उखड़ गए, जो मतलब 100 साल पुराने पेड़ थे वो धराशायी हो गए। उसके अलावा बिजली के तारों को भारी नुकसान हुआ कई जगह। एक जगह एक पोल गिरा तो वहाँ पर एक दिव्यांग है, उसकी मृत्यु की खबर भी दुखद आई। और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ओलों की वजह से जिस तरीके से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन अगर दूरगामी इलाकों की बात कर लें, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है, वहाँ जरूर ये जो ओलावृष्टि हुई है इससे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। उनकी फसल जो है, क्योंकि फसल की इस समय बुआई हुई है और ये जो ओला जो वृष्टि हुई है इससे कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी दिक्कत है। और यदि मौसम की बात करें तो मौसम में निश्चित तौर पर आज जरूर राहत मिलेगी, लेकिन कल जो है वो थोड़ी सी गर्मी का सामना आदमी को करना पड़ेगा। राजकुमार रोकना चाहेंगे